नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हर वर्ष सितंबर के दूसरे पखवाड़े में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन होता है और दुनिया भर के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनके या तो राष्ट्र प्रमुख या विदेश मंत्री वहां जाकर के अपना पक्ष रखते हैं, वैश्विक मुद्दे उठाते हैं, जो क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं उन पर भी एक दृष्टिपात करते हैं। सबकी निगाहें इस पर रहती है। इसको आप संयोग कह लीजिए या कुछ इसमें कारण भी तलाश कर सकते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं गए। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति भी वहां नहीं गए। दोनों देशों के विदेश मंत्री वहां पर पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए। कुछ और देशों के राष्ट्र प्रमुख वहां थे। उन्होंने कुछ कुछ मुद्दे उठाए और उन पर जो भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए ठीक ठाक सधे हुए अंदाज में जवाब दिखाया, रास्ता भी दिखाया, आईना दिखाया। सबकी निगाहें विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के उद्बोधन पर थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने क्या कहा मंच से, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन उसके इतर भी एक कार्यक्रम में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें रेखांकित की हैं और ये अवसर था न्यूयॉर्क में आयोजित भारत एट द 75 इंडिया यूएन पार्टनरशिप इन एक्शन। इस प्रोग्राम में जो उन्होंने कहा है वो नोटिसेबल है। तो पहले हम इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने क्या कहा उस पर आएंगे। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, अधिवक्ता और आर्थिक मामलों के बहुत ही जानकार विजय सरदाना साहब। सरदाना जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। विजय जी, वैसे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण पर सबकी निगाहें रहती हैं, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि जयशंकर साहब अपने बेबाक बोलों के लिए, राय के लिए, टिप्पणियों के लिए अच्छे खासे इन दिनों चर्चित हैं और उनकी हर जगह सराहना हो रही है। यूरोपियन कंट्रीज को खरी खरी सुनाना हो, अमेरिका को खरी खरी कहना हो, भारत का पक्ष बहुत ही मजबूती के साथ वो इन दिनों रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने जिस प्रोग्राम का मैंने जिक्र किया है, भारत एट 75 इंडिया यूएन पार्टनरशिप इन एक्शन, इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए खास तौर से ये कहा कि 18वीं सदी में भारत की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग दुनिया का 1/4 हिस्सा रखता था, लेकिन जो ये अंग्रेजों की गुलामी का काल गुजरा उसमें भारत दरिद्र बन गया। एक और कार्यक्रम में अभी हाल में उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि अंग्रेजों ने इन पौने 200 सालों में भारत को जम करके लूटा। वो डकैतों की तरह आए थे और एक मोटा अनुमान है कि करीब 45 लाख ट्रिलियन डॉलर या कुछ एक संख्या उन्होंने बोली थी, इतना उन्होंने भारत से, जी, इतना उन्होंने भारत से लूटा है। और अब भी उन्होंने ये कहा कि हम 18वीं सदी में बहुत संपन्न थे, इनके टाइम में हम दरिद्र बन गए, लेकिन आज 2022 है और हम फिर विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने उल्लेख किया। मैं उनका एक वीडियो भी प्ले करना चाहता हूं जो उन्होंने अपनी बात कही थी और बहुत मुस्कुराते हुए इस चीज़ का की शुरुआत की और बहुत आसान शब्दों में उन देशों पर चोट की
जो भारत को लेकर के अजीबोगरीब तरीके की मेंटेलिटी रखते हैं या रखते आए हैं, जो सपेरों का और बंजारों का देश बोलते थे अब से 20 साल पहले तक भी, आज बदला हुआ भारत है, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने रेखांकित किया है इस भाषण में। और इनके इस भाषण के अंश के बाद आपकी टिप्पणी चाहूंगा। India turns 75 and we have a story to tell. In the 18th century, India accounted for about a quarter of the global GDP. By the middle of the 20th, colonialism ensured that we were one of the poorest nations of the world. That was our state when we became a founding member of the United Nations. But in the 75th year of its independence, India stands before you proudly as the 5th biggest economy of the world and still rising, as the strongest, most enthusiastic, and definitely the most argumentative democracy. Our development rests on an expansive digital public infrastructure. जी विजय जी, ये वो अंश थे जो मुझे लगा कि दर्शकों को भी सुनवाए जाने चाहिए। जी। सबसे पहले ओंकार जी, आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत। देखिए, बहुत कुछ भारत की तरफ से आज की दुनिया में कहा जा रहा है, और एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर हमने पहले एससीओ पे जो भारत की टिप्पणी थी, मोदी जी का जो संबोधन था, उसको हमने एनालाइज किया। आज हम जयशंकर साहब की बात को एनालाइज कर रहे हैं। ये बात हमें समझनी होगी कि एक बहुत अच्छा शिफ्ट भारत सरकार की तरफ से जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पे आया, ये बहुत सुखद और सराहनीय स्टेप है। मसलन ना एससीओ में हमने किसी देश के ऊपर उंगली उठाई थी, हमने अपनी बात अपने शब्दों में कही थी। आज यूएन के फोरम पे भी भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री ने भारत की बात को बगैर किसी देश के आगे पीछे कुछ कहे अपने तथ्यों को सामने रखा। हमने अपनी स्पीच में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन प्रिंसिपल्ड जो अप्रोच होती है किसी भी एक समृद्ध और एक शक्तिशाली देश की, उस दिशा में भारत बढ़ रहा है। और ये भारत के बढ़ते हुए आत्मविश्वास को दिखा रहा है। हम दुनिया से अब ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि हम आपसे कंप्लेंट कर रहे हैं और आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। भारत ये कह रहा है कि देखिए, इस बदलती दुनिया में जो हो रहा है उसका हमें पूरी तरह से ज्ञान है, उसमें हमारा रोल क्या है वो हम बखूबी जानते हैं, और बखूबी हम अपने रोल का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ चीजें हैं जो विश्व शांति को डिस्टर्ब कर रही हैं, उस पे भी दुनिया को देखना होगा। नहीं तो जो हम पीस और प्रोस्पेरिटी और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। बहुत ही साफ सुथरे संभले हुए लहजों में भारत के प्रधानमंत्री जी ने और विदेश मंत्री जी ने जो भारत की बात रखी, मुझे लगता है इसको दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया है कि अभी ये वो भारत नहीं है जो यूरोप से हाथ फैला के उम्मीद कर रहा है या अमेरिका से हाथ फैला के उम्मीद कर रहा है। ये बदलती हुई दुनिया है, और बदलते हुए भारत में आपको ये भारत की शक्ति को समझना होगा। और जो आपने अभी एक वीडियो प्ले किया, जो भारत और यूएस के बीच में, भारत के जो 75 साल हुए आजादी के और यूएस और इंडिया का जो रिलेशन क्या होगा, उसको भी उन्होंने बहुत सलीके से ये कह के रेखांकित किया है कि देखिए, आप आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति हैं, आप सबसे समृद्ध देश हैं। 200 साल पहले हम यहां थे, हम वहीं रहते अगर हमें लूटा नहीं जाता। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड आज हमें दुनिया में प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स और बाकी चीजों का जो हमें ज्ञान देता है, एक्चुअली उन्होंने ही लूटा है। वो ही क्रिमिनल हिंदुस्तान की बर्बादी के। तो ये एक बहुत सटल वे में
विदेश मंत्री जी ने हिंदुस्तान की बात कह दी कि देखिए हमारे में क्षमता है, हमें पता है कि डेवलपमेंट क्या होता है, हम समाज को आगे लेके जा सकते हैं। और हम थे 200 साल पहले हम दुनिया की 1/4 जीडीपी थे, और पिछले 200 साल में, मतलब कि आजादी से पहले 200 साल, हमको जिस तरह से नोचा गया, लूटा गया, और 45 ट्रिलियन डॉलर, 45 ट्रिलियन डॉलर इस देश से लूट के आप ले गए, जो आज भी अमेरिका की जीडीपी का डबल है। तो इसका मतलब अमेरिका को 2 बार लूटा गया पूरी तरह से। जी जी। तो उतना आप भारत को लूट के जा चुके हैं, उसके बाद भी पिछले 75 साल में जिसको ये कहा जाता था कि ये देश एक भी रह पाएगा या नहीं, इसके और टुकड़े तो नहीं होंगे, वो देश संगठित भी रहा, उस देश ने डेमोक्रेसी का फॉलो भी किया। हमने किसी कहीं मार्शल लॉ या डिक्टेटरशिप नहीं लाए, हमने किसी पे अत्याचार नहीं किए, हमने डेमोक्रेसी को फॉलो किया, माइनॉरिटीज को उनका राइट दिया, हमने सारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए हम चले, और आज उसके साथ साथ हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गए। तो ये एक जो रेखांकित किया गया, ये बताया गया कि आप भारत को दबाने की कोशिश कर लीजिए, लूट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इस देश में वो क्षमता है कि जिसको आप रोक नहीं सकते, दबा नहीं सकते। तो इनडायरेक्ट मैसेज ये है कि हमारे साथ मिलके काम करिए, आपका भी भला होगा। विजय जी, उनका एक और प्रोग्राम था और ये था ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का। वहां भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हम यह सब इकट्ठा क्यों हुए हैं, यानी न्यूयॉर्क में यूएन की महासभा में सारी दुनिया के देश क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि यहाँ हम आकर के एकजुट होकर के रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, और उसमें हमारा भरोसा भी है। अभी तक तो भरोसा बना हुआ है यूएन में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि विकासशील देशों का बड़ा हिस्सा दुनिया की जो मौजूदा स्थिति है इसको लेकर के आक्रोशित है, और इन मुल्कों को आए दिन छल का सामना करना पड़ता है। उनका इशारा किसकी तरफ था? अगर हम भारत की बात करें तो भारत के संदर्भों में तो चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सीट देने का प्रश्न हो, इतनी बड़ी आबादी, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, जिनके प्रधानमंत्री को पूरा विश्व इस समय ध्यान से सुनता है, ऐसे देश को आप अगर अस्थायी सदस्य नहीं बनाएंगे, जब वो छल की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बिना नाम लिए अमेरिका पर भी कोई प्रहार करते हैं, वो पाकिस्तान और चीन जैसे देशों पर भी प्रहार करते हैं। क्योंकि कई अवसरों पर हमने देखा है कि जब कुछ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों पर बैन लगाने की मांग को लेकर के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में या यूएन में भारत गया, तो चाइना ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को रोक दिया। तो कई तरह के छल का संकेत उन्होंने बिना किसी का नाम लिए हुए संकेत दे दिए, और केवल भारत नहीं, सारे विकासशील देशों के साथ छल हो रहा है, ये उन्होंने कहा है। इसका क्या आशय आप निकालेंगे? जो मुझे समझ में आया वो मैंने बताया। ओंकार जी, सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। जी। उनका कहना यह है कि देखिए, जब आप बात करते हैं यूएन जैसे फोरम में बैठ के ह्यूमन राइट्स की, डेमोक्रेसी की, वर्ल्ड पीस की, दुनिया भर के आप हमको उपदेश तो देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है, जब निर्णायक मोड़ आते हैं, या तो आप सभी सो कॉल्ड वेस्टर्न पावर एकजुट होके अपने स्वार्थ में, सेल्फिश इंटरेस्ट में आप लोग डिसीजन लेते हैं, चाहे वो WTO हो, चाहे बाकी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हो, वहां पे आप ये पैरामीटर और इस तरह से काम करते हैं जिससे आपका हित तो सज जाए, लेकिन जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जिनको आज तक आप उपदेश दे रहे थे, ना आप उनको प्रॉपर टेक्नोलॉजी देते हैं,
ना आप उनको प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, बस आप उनके ऊपर एक नया रूल बुक लेके बैठ जाते हैं कि दुनिया ऐसे चलेगी, और फिर कहते हैं आप इसको अडॉप्ट करिए, इसके ये फायदे, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। और जब दुनिया इनके कहने पे उसको अडॉप्ट कर लेती है तो फिर ये पीछे से गायब हो जाते हैं, क्योंकि इनका जैसे सेल्समैन होता है ना, एक जो आपने देखा होगा रोड साइड पे या बसों में जो सेल्समैन होते हैं कि भाई ये पेन ले लीजिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं, ये जूसर ले लीजिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं, और कस्टमर उस शॉक में देख के, उस डेमोन्स्ट्रेशन को देख के प्रोडक्ट ले लेता है और घर जाके माथा फोड़ता है कि यार ये हो तो नहीं रहा जो बताया गया था। तो वो एक जो ट्रिक ऑफ ट्रेड है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ बहुत खेली है, और उसका अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे जितनी अंतरराष्ट्रीय संधियां हुई हैं उसमें वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपने स्वार्थ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने जितने कानून थोपे हैं वो उस स्थिति में आके थोपे जब उन्होंने या तो उनके अल्टरनेट बना लिए, या उनके पास उनकी टेक्नोलॉजीज थी, या उनको लगा अब उनकी जरूरत नहीं है, तो उन्होंने उस गोल पोस्ट को शिफ्ट किया ताकि उनका वर्चस्व बना रहे और डेवलपिंग कंट्री हमेशा दौड़ता रहे, उसको कभी मंजिल ना मिले। और इसका फायदा उन्होंने, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, चाहे बाकी नेगोशिएशंस हो, बायलैटरल हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो, इसका फायदा वेस्टर्न वर्ल्ड ने पूरा उठाया। पूरी दुनिया का उन्होंने दोहन किया। जैसे हमारे यहाँ पे समाज में ये कहा जाता है ना, मनी लेंडर्स, या जो वो लोग जो किसानों का, मजदूरों का शोषण करते हैं और अपने पे ही अपने हिसाब से कानून बनाते हैं और उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। यही काम वेस्टर्न वर्ल्ड ने किया अभी 75 साल में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर अभी तक, और इसका रोष पूरी दुनिया में है। और पहले ये इसलिए रोष व्यक्त नहीं होता था क्योंकि दुनिया में इंटरनेट नहीं था। WTO तक, जब WTO साइन हुआ तब तक दुनिया में इंटरनेट नहीं था। आज दुनिया हर चीज यूट्यूब पे, वीडियो पे, रियल टाइम बेसिस पे हर चीज देख रही है कि कहाँ क्या हो रहा है। और जब दुनिया के देश अब जब वो हकीकत देखते हैं तो उनको लगता है यार हमारे साथ तो छल हो गया। और वो जो नाराजगी थी, इसकी बात जयशंकर साहब ने इनडायरेक्ट वे में, डिप्लोमेटिक भाषा में उन्होंने समझाने की कोशिश करी दुनिया को कि देखिए, अब आप ये चाहें कि पूरी दुनिया आपकी डॉटेड लाइन पे साइन कर ले और जैसा आप चाहें कि दुनिया वैसे चले, अब वो होने वाला नहीं है। तो अब आपको ये बात समझनी होगी। जो आज तक आपने गेम खेले वो खेल लिए, चाहे वो हमारी अज्ञानता थी, या हमारे पास वो ऑप्शंस नहीं थे, या हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट नहीं थे कि उसको ढंग से समझना, काउंटर करना, उसको डिटेल में समझना। लेकिन आज डेवलपिंग वर्ल्ड में भी क्षमता है और हम आपस में कोऑपरेट भी करते हैं और एक दूसरे की बात को समझते हैं, एक दूसरे की परेशानी और मजबूरियां भी समझते हैं। अब आप लोगों को भी ये समझना चाहिए, नहीं तो ये दुनिया, जिसको हम यूनिफाइड फोरम जरूर कहते हैं यूएन का, लेकिन यूएन में भी हम बात डेमोक्रेसी की करते हैं, ह्यूमन राइट्स की करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की करते हैं, लेकिन जब यूएन के रिफॉर्म की बात आती है तो आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को बाहर कर देते हैं। जब यूएन में रिफॉर्म्स की बात आती है तो उसमें डेवलपिंग वर्ल्ड का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो कह रहे हैं वो आप कर नहीं रहे हैं, और ये बात आपको समझनी होगी, और ये खेल हम समझ रहे हैं, और इसलिए अब हम आपकी डॉटेड लाइन पे साइन करने वाले नहीं। और विजय जी, जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए चीन और पाकिस्तान पर अटैक किए हैं, खास तौर से उन्होंने उल्लेख कई बार किया है, इससे पहले भी किया है, कि 93 में भारत और चीन के बीच में जो समझौता हुआ था कि दोनों ही देशों की जो सेनाएं हैं वो LAC के आसपास ठहरेंगी नहीं, गश्ती दल आएंगे, उनके भी हमारे भी जाएंगे, एक सर्टेन पॉइंट तक वो गश्त कर पाएंगे, लेकिन वहां जमावड़ा लगा करके, डेरे तंबू गाड़ करके या अस्थाई आवास बना करके आप 2.5 साल तक वहां लेट नहीं सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं। तो चीन ने एक तरीके से उन समझौतों का उल्लंघन किया है। तो और पाकिस्तान की तरफ से भी अभी शहबाज शरीफ साहब ने
वहाँ पर फिर कश्मीर का राग अलाप दिया। वैसे कहते रहते हैं कि हम भारत से अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। तो ये जो इनका पाखंड है, ये जो इनके दोहरे मानदंड हैं, उन पर भी उन्होंने अटैक किया। और जिस चीज़ का आपने अभी चर्चा किया था कि मानव अधिकारों की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं जयशंकर साहब ने इस बात का भी उल्लेख किया, और विशेषकर कश्मीर और कुछ दूसरी जगहों पर मानव अधिकारों का शिगुफा उछाला जाता है भारत के खिलाफ। लेकिन हमें याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकाधिक अवसरों पर संयुक्त राष्ट्र सभा में ही ये कह चुके कि कम से कम यूएन जो है आतंकवाद की परिभाषा तो तय कर दे कि क्या है। आज तक यूएन अगर आतंकवाद की परिभाषा तय नहीं कर पाया तो ये कितनी बड़ी विफलता है यूएन की। जी देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान का मुद्दा उठाते हैं। पाकिस्तान की एकमात्र फॉरेन पॉलिसी है कि जहां मौका मिले कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए। अगर पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाएगा तो सिर्फ पाकिस्तान के पास और कोई फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा बचता नहीं, क्योंकि उसके अलावा वहां पे ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड खराब है, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन राइट्स बहुत बुरा हाल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है नहीं। टेररिज्म को उन्होंने, पूरी दुनिया ने देखा है कि दुनिया में कहीं भी आतंकवादी घटना होती है तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के पाकिस्तानी लिंक निकल ही जाता है। तो इट इज लाइक ए यूनिवर्सिटी ऑफ टेररिज्म। तो कहने का मतलब ये है सर, तो पाकिस्तान अगर कश्मीर का राग नहीं अलापेगा तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कुछ बचता नहीं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। बाकी जगह तो वो सिर्फ पैसा मांगने ही जाते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी तो और कुछ है नहीं। तो पहली बात। रही बात चीन की कि भारत की जो जमीन है या इधर उधर जो अतिक्रमण कर रहे हैं, चाइना का एजेंडा बहुत क्लियर है कि देखिए उनके पास एक विस्तारवादी नीति है। चाइना को नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को, क्योंकि बहुत सारा हिस्सा चाइना का रेगिस्तान भी है। और जिस तरह से वहां पे उनको नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत है, तो उनके लिए अगर 2 किलोमीटर जमीन भी हाथ आ जाती है तो कुछ नहीं भी नहीं मिलेगा तो कम से कम मिट्टी तो मिल जाएगी मकान बनाने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि चाइना की विस्तारवादी नीति हमेशा रहेगी कि किसी ना किसी तरह से दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा करो, स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज पे कब्जा करो। अब आप इसका उदाहरण ये देख लीजिए कि अफ्रीका में उन्होंने दुनिया भर की माइंस खरीदी हैं, लैटिन अमेरिका में उन्होंने खरीदी हैं, जहां जहां पे उनको छोटे छोटे देशों में पोर्ट्स मिले उन्होंने वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन पे कब्जा किया, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे उन्होंने कब्जा किया। तो ये एक उनकी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि उनको ये पता है कि देखिए फैक्ट्रीज तो हमने लगा ली, अब हमारे पास अगर हमें अपने आप को एंगेज रखना है लोगों को, तो कुछ ना कुछ तो काम धंधा देना है। क्योंकि ह्यूमन एस्पिरेशन, जिस तरह से चाइना का गवर्निंग मॉडल है, अगर आपने लोगों को मेंटली ऑक्यूपाई नहीं रखा तो वहां पे रिवोल्ट हो जाएगा। क्योंकि वहां जिस तरह से डेमोक्रेसी की वो बात करते हैं, उनकी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। अगर आप बीजिंग में या शंघाई में, इन शहरों में अगर आप घूमते हैं, मैं गया हूं कई बार, तो वहां पे आपने होर्डिंग दिखा होगा, वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो मैं वहां लोगों से पूछता हूं, साहब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? उनका जो इंटरप्रिटेशन है डेमोक्रेसी का वो हमसे अलग है। वहां पे डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप सरकार आप चुनेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब है आपको जो चाहे आप कर लीजिए, लेकिन सरकार को चुनने का अधिकार आपका नहीं है। तो उनकी परिभाषा ये है कि आपको जो एजुकेशन चाहिए आप ले लो, आपको जो जॉब करना है आप कर सकते हैं, आपको जो खाना है आप खा सकते हैं, आपको जो घूमना है आप कर सकते हैं। मतलब आपकी पर्सनल जिंदगी में जो आप करना चाहें वो आप करें, ये डेमोक्रेसी है उनका। वहां की डेमोक्रेसी का इंटरप्रिटेशन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। इसीलिए चाइना में जब आप ट्रेवल करते हैं, बहुत जगह उन्होंने, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग आते हैं, अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, चाइना में बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी आते हैं, तो एक जो ग्लोबल मीडिया में प्रोजेक्शन होता है कि चाइना इज नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वहां राइट्स नहीं है, उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने बहुत
सुंदर होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स, डिस्प्लेस लगा रखे हैं अच्छे अच्छे शहरों में, और वहां पे वो डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि वहां डेमोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट सिलेक्शन नहीं है, उसके अलावा आपको जो डेमोक्रेसी मान सकते हो आप मान लीजिए। तो ये एक उसका इंटरप्रिटेशन है। अब बात आती है बाकी जो डेवलपमेंट्स हैं, चाहे वो टेररिज्म की परिभाषा की बात है, सर यही बात आती है डबल स्टैंडर्ड की। अगर आप परिभाषा बना देंगे तो जिसको हम कहते हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर, आज यूएस के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर है कि जिसपे चाहे वो सैंक्शन लगा दें, अगर आपने एक परिभाषा बना दी तो फिर आप सैंक्शन कैसे लगाएंगे, किस आधार पे लगाएंगे? क्योंकि आपने तो ईरान को भी टेररिस्ट देश बना रखा है, आपने रशिया को भी टेररिज्म सपोर्टेड कंट्री बना रखा है, आपने वेनेजुएला को भी कुछ बना रखा है, आपने किसी और अफगानिस्तान को भी टेररिज्म सपोर्टिंग कंट्री बना रखा है, लेकिन आप पाकिस्तान को नहीं बनाते। क्या ईरान ने टेररिस्ट एक्सपोर्ट किए? ठीक है, हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ वो सपोर्ट करते हैं तो उन्होंने उनको टेररिस्ट सपोर्टिंग नेशन बना दिया। लेकिन अफगानिस्तान में क्योंकि अमेरिका के हित पे अटैक हुआ था और वो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान सपोर्टेड उस समय तालिबान गवर्नमेंट थी, उसने उनको संरक्षण दिया था तो उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया। सद्दाम हुसैन को आपने इसलिए हटाया, गद्दाफी को इसलिए हटाया क्योंकि वो यूएस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट था। जी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में यूएस का इंटरेस्ट डायरेक्टली हर्ट नहीं हो रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड का हर्ट नहीं हो रहा है, इंडिया का हर्ट हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान टेररिस्ट नेशन नहीं है, क्योंकि वो हमें हर्ट नहीं कर रहा है। ये बात अलग है कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक हुए बाकी हुए उनका भी लिंक पाकिस्तान से रहा, बाकी जो डेवलपमेंट्स हुए, वहां के जर्नलिस्ट को मारा गया और भी चीजें जो हुई पाकिस्तान अमेरिकन सिटीजन्स के अगेंस्ट, वहां पे पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट रहा। पाकिस्तान के अमेरिका के सिटीजन्स को जब बॉम्बे में अटैक हुआ जिसमें अमेरिकन सिटीजन्स भी मारे गए थे, वो टेररिस्ट जो उनके स्पॉन्सर थे वो पाकिस्तान में हैं, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका ने पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर नहीं करना था। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये दुनिया देख रही है, भारत भी देख रहा है, और भारत आज उस बात को विश्व परिप्रेक्ष्य में और पटल पर ये कह के रख रहा है कि देखिए, अगर आप डेफिनेशन क्लियर नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि आपके कुछ ना कुछ स्वार्थ है। आप डिफाइन कर दीजिए ना। अगर आपको लगता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करेगा, जो ड्रग में स्मगलिंग करेगा, जो हथियारों की स्मगलिंग करेगा, जो उनको ट्रेनिंग देगा, जो उनको शेल्टर देगा, जो भी आपको लिखना आप लिख के एक डेफिनेशन तो बनाइए। और इतनी बड़ी मजबूरी क्या है कि आप इंग्लिश लिख नहीं सकते, वो तो आपकी मातृभाषा है। लेकिन यहां पे पॉलिटिकल विल नहीं है, क्योंकि यहां पे अमेरिका का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है। नहीं तो जिस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के भागा है और वापस उसी तालिबान को 20 साल लड़ने के बाद उन्हीं के हवाले वही टेरिटरी करके चले गए और पहले से ज्यादा उनको हथियारों के मामले में समृद्ध करके चले गए, तो अमेरिका का एक एजेंडा तो बहुत क्लियर है कि अमेरिका इज ए सेल्फिश नेशन। ये पूरी दुनिया समझती है, अमेरिका वही करेगा जिसमें अमेरिका का इंटरेस्ट होगा। अनफॉर्चुनेटली यूरोपियन जो है वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की फोटोकॉपी विद माइनर चेंजेस, वो वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी भी वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पे एक दूसरे को काटते नहीं है। थोड़ा अगर मनमुटाव भी होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग को लेके है, ग्रीन हाउस गैसेस को लेके है कि अमेरिका इज ए पॉल्यूटर, यूरोप को लगता है कि नहीं ग्रीन हाउस या क्लाइमेट चेंज इज ए बिग थ्रेट टू यूरोप, तो कहते हैं अमेरिका को कि आप पॉल्यूशन कंट्रोल कर लीजिए। तो थोड़ा मनमुटाव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका के ऊपर कोई सैंक्शन लगा सकते हैं, अमेरिका यूरोप पे सैंक्शन लगा सकता है। वो पब्लिक पोस्चरिंग है और वो हमें दिख रही है और ये दुनिया भी देख रही है। और यही बात जयशंकर जी ने कहा कि देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि आप जो कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा, हमें सब समझ आ रहा है। और आखिर में जो एक अहम सवाल भारत से पूछा जाता रहा है फरवरी से ही, जब से रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था,
पहले तो यूरोपियन कंट्रीज ये नसीहत देने की कोशिश कर रहे थे कि भारत रूस से ईंधन खरीदना बंद करे, तो एस जयशंकर साहब ने तो बहुत सीधे शब्दों में यूरोपियन कंट्रीज को एक तरीके से नेक्ड कर दिया था, ये कह करके कि हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का जितना पूरे महीने में खरीदते हैं, उतना तो यूरोपियन कंट्रीज आज की तारीख में भी, यानी जब युद्ध चल रहा है तब भी केवल सुबह से दोपहर तक खरीद लेते हैं। तो आप मदद नहीं कर रहे हैं, भारत मदद कर रहा है। उन्होंने ये कहा यूएन में कि हमसे पूछा जाता है कि हम किसके साथ हैं, हम रूस के साथ हैं या यूएन के साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि हम शांति के साथ हैं, शांति के पक्षधर हैं। और ये हमारे प्रधानमंत्री ने भी रूस के राष्ट्रपति से एससीओ समिट में कहा कि ये काल, ये दौर युद्ध का नहीं है। उन्होंने कहा कि युद्ध बंद होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से केवल भारत की बात नहीं है, विश्व के बहुत सारे देशों को ईंधन का, खाद्य पदार्थों का, उर्वरकों का संकट झेलना पड़ रहा है और महंगाई बढ़ रही है। तो जयशंकर साहब ने यूक्रेन पर भी एक तरीके से उन तमाम देशों को एक जवाब दे दिया है यूएन के मंच से, जो भारत के बारे में जानना चाहते थे कि भारत किसके साथ। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट अगर आप उनका देखें तो बहुत ही हाई लेवल की डिप्लोमेसी का जवाब ये था। अगर आप उसको अक्षर से देखें तो आई मस्ट सैल्यूट कि जिस तरह से शब्दों का चयन किया गया, दैट वाज ग्रेट। यहां पे इस बात को समझना पड़ेगा कि भारत ने एक बात कही कि देखिए हम तो शुरू से ही नॉन अलाइंड थे, इनडायरेक्टली हम तो पहले भी किसी, इवन कोल्ड वॉर के समय भी हम किसी के साथ नहीं थे। और जहां तक भारत की बात है तो भारत तो इंसानियत के साथ है। जब दुनिया को वैक्सीन चाहिए थी हमने दी, जब दुनिया को अनाज चाहिए था हमने दिया। 100 से ज्यादा देशों में हमने वैक्सीन पहुंचाई। और जहां जरूरत थी, श्रीलंका में क्राइसिस था, $3.8 बिलियन की हमने क्रेडिट लाइन दी, जबकि हमें पता है कि वो अमेरिका के साथ, अमेरिका के रक्षा पोतों को अपने पोर्ट्स पे ला रहा है जो भारत के अगेंस्ट काम करते हैं। हम सब जानते हुए भी, सॉरी चीन के जो रक्षा पोत हैं उनको लाके भारत के अगेंस्ट जो कार्रवाई होती है, मतलब कि श्रीलंका ने उसका भी साथ दिया, चीन का भी। उसके बाद भी हमने उनकी सहायता करी। अफगानिस्तान जो हमेशा कश्मीर और बाकी मुद्दों पे लेके भारत में कुछ भी घटना होती है, वहां की तालिबान सरकार उल्टा सीधा भारत के बारे में बोलती है, इस्लाम को रेफरेंस करके, लेकिन उसके बाद भी हमने उनको 50,000 टन खाना भेजा, हमने उनको दवाइयां भेजी। तो हम तो इंसानियत के साथ हैं। वो हम इसलिए हैं क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारी जीवन शैली है। वसुधैव कुटुंबकम का जो उन्होंने रेफरेंस दिया कि देखिए हमारी तो फिलॉसफी बहुत अलग है, हम सेल्फ सेंटर्ड आइडियोलॉजी या रिलीजियस सेंटिमेंट्स के लोग नहीं है। और ये बात उन्होंने कई एग्जाम्पल देके कही। तो मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया को अब धीरे धीरे बात समझ में आ रही है कि भारत के साथ आपको दोस्ती रखनी चाहिए। प्रिंसिपल्ड वे में भारत अब आगे बढ़ेगा। एक बहुत बड़ी शक्ति है, आर्थिक शक्ति। अब भारत एक बहुत बड़ी सामरिक शक्ति भी बन रहा है। तो आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। और यह बात भी सही है कि भारत जिसके तरफ झुकता है वहां का पलड़ा निश्चित रूप से भारी होगा, और बहुत भारी होगा, क्योंकि भारत का अल्टरनेट आज दुनिया में नहीं है। अगर आपको, आफ्टर ऑल आप इस बात को समझिए कि इंडो पैसिफिक जब हम बात करते हैं, अमेरिका को ये बात समझ में आ गई थी, इसीलिए उन्होंने एशिया पैसिफिक से इसको टर्न किया इंडो पैसिफिक, कि पैसिफिक और इंडिया, एशिया अपने आप में कुछ नहीं, इंडिया की जरूरत है और पैसिफिक की जरूरत है। अगर हमें जो एशियन कंट्रीज और चाइना को अगर काउंटर करना है तो वहां पे भारत के रोल के बगैर हो नहीं सकता। क्वाड आप देख लीजिए, उसमें भारत का रोल है। एससीओ देख लीजिए, उसमें भारत का रोल है। ब्रिक्स समिट देख लीजिए, उसमें भारत का रोल है। G20 अब भारत अध्यक्षता करेगा दिसंबर ऑनवर्ड्स, उसमें भारत का रोल है। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया का ऐसा कोई मंच नहीं है जो एक सार्थक भूमिका निभा सकता हो और उसमें भारत ना हो।
और जहां पे भारत नहीं रहा, अगर हम देखें जो सीपैक की जो बात हुई या आरसेप की जो बात हुई, चाइना के जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव से भारत ने अपने आप को अलग किया, उसका कोई सिग्निफिकेंस रहा नहीं। इसी तरह से जो आपका आसियान प्लस चाइना की जो ट्रीटी बनी थी, ट्रेड ट्रीटी, उसमें भारत ने अपने आप को अलग किया, उसका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। तो कहने का मतलब इस बात का है कि देखिए, आज उसी बात को अगर हम दोहराएं कि भारत एक समय दुनिया की 1/4 अर्थव्यवस्था था, आज भारत की क्षमता का हिसाब आप इस हिसाब से लगा लीजिए कि अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री का 30% इज मैनेज्ड बाय इंडियंस। जितने अमेरिकन कॉर्पोरेट्स हैं जो अमेरिकन सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, दे ऑल आर मैनेज्ड बाय इंडियंस, मोस्ट ऑफ देम। चाहे वो गूगल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल छोड़ दी, माइक्रोसॉफ्ट है, आईबीएम है, फार्मा कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, टेक्नोलॉजी सिस्टम्स हैं, इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर जैसे, वहां भी उनका जो लीडरशिप है वो इंडियंस के पास है। कहने का मतलब ये है मेरा कि भारत की क्षमता, भारत का टैलेंट, भारत की कैपेबिलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भारत आज अंतरराष्ट्रीय मंच पे रख रहा हुआ है, भारत का वैल्यू सिस्टम्स, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारी जो सोशल नॉर्म्स हैं। जैसे हमने कहा कि आज जो हमारे गीता और रामायण में जो लिखा हुआ है, आज हम उन्हीं प्रिंसिपल्स के आधार पे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और उन्हीं प्रिंसिपल्स के आधार पे हम दुनिया को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसीलिए हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। ये दुनिया का एकमात्र सिविलाइजेशन है हिंदुस्तान जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, एकमात्र सिविलाइजेशन है। ना ये बात क्रिश्चियनिटी में है, ना मुस्लिम्स में है, ना चाइनीज सिविलाइजेशन में। तो जब आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हो, यूएन से अच्छा प्लेटफॉर्म वसुधैव कुटुंबकम को अपनाने का हो नहीं सकता। इनफैक्ट अगर आप मेरे से पूछें तो यूएन की टैगलाइन ही होनी चाहिए थी वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि जब आप पूरी दुनिया की बात कर रहे हो तो यही एक स्टेटमेंट है आपके लिए। सही, तो इन बातों को ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि भारत अपनी बात को एसर्ट कर रहा है। और आज जैसा हमने पहले भी कहा और मैंने लिखा भी था जब कोविड आउटब्रेक हुआ था, लॉकडाउन था पूरी दुनिया में, कि कोविड के बाद दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा। और आज जो हम देख रहे हैं, जब वर्ल्ड ऑर्डर, हमने तो कोविड के बाद कहा था बदलेगा, यूक्रेन ने उसमें और साथ दिया, और जिस तरह से अभी चाइना में पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रही है, ये सारी चीजें अगर आप देखते हैं तो भारत की दुनिया में स्थिति और मजबूत होगी, हम और आगे निकलेंगे, इस देश में और इन्वेस्टमेंट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, और बहुत ही अहम विषयों पर विचार रखने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम।